हमारे चैनल को लाइक करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नई वीडियो आपको मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मेडिकल एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है, यानी सीमन एनालिसिस पर है। सीमन एनालिसिस में आज हम फिज़िकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में हम एक और डिफरेंस जो है वो बताएंगे कि हमारे साथ सीमन और स्पर्म में क्या फ़र्क होता है। लेकिन सीमन और स्पर्म में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ये नहीं जानते कि सीमन हमारे साथ क्या होता है, स्पर्म क्या होता है। लेकिन सीमन और स्पर्म में बाज़ लोग जो है वो फ़र्क नहीं करता है। वो कहते हैं कि ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन सीमन और स्पर्म में बहुत फ़र्क है। चलो दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, कि इंडिकेशन जो हमारे साथ सीमन एनालिसिस की किया जाता है, ये सबसे पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंडिकेशन किया जाता है, ये टेस्ट डॉक्टर की साइड से आता है। जो पेशेंट है इसका सीमन एनालिसिस हुआ जाए तो हमारे साथ कौन सी रीज़न हो सकती है, यानी कौन सी वजह हो सकती है जिसमें डॉक्टर हज़ार जो है सीमन एनालिसिस एडवाइस करता है, जिसमें हम सीमन एनालिसिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी पहला रीज़न जो है हमारे साथ इनफर्टिलिटी है, जिसको हम उर्दू में बांझपन कहा जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी में इस कंडीशन में हम जो है ये टेस्ट करते हैं। दूसरा हमारे साथ हाइपोगोनेडिज्म, यानी हाइपोगोनेडिज्म में किया जाता है। हाइपोगोनेडिज्म हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें ज़्यादातर गुनहर जो है वो अपना एक्टिविटी कम कर देता है, यानी वो अपना काम कम कर देता है। जिसकी वजह से जो असर पड़ता है वो मोस्टली ज़्यादातर जो है वो टेस्टिस पर पड़ता है, यानी जिसकी वजह से जो हार्मोन्स है, यानी हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, यानी सेक्स हार्मोन्स, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस कंडीशन में जो है ये टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, तीसरा रीज़न जो हमारे पास है वो पालो ऑफ वासेक्टमी, यानी वासेक्टमी हमारे पास एक माइनर सर्जरी होता है जो मोस्टली मेल में किया जाता है। इससे भी हम यानी बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मर्द हज़ार नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे पैदा करे, तो इसमें ये प्रोसीजर जो है मोस्टली वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर से जो है वो स्पर्म और सीमन और स्पर्म आपस में मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है दोस्तों, लेकिन वासेक्टोमी जो है हमारे साथ ये एक सर्जरी होता है। ये एक ट्यूब होता है जो टेस्टिस से निकलता है। ठीक है, स्पर्म जो है वो हमारे साथ टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। तो जब टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर जो बाहर की तरफ ये मूवमेंट करता है, निकलता है, यानी ड्यूरिंग सेक्स दौरान स्पर्म जब हमारे साथ यानी बाहर की तरफ निकलता है तो हमारे पास ये एक ट्यूब होता है, उसकी मदद से निकलता है, जिसको हम वास डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, वासेक्टोमी जो है हमारे साथ वास डिफरेंस से निकला है। ठीक है दोस्तों, जो वास डिफरेंस ट्यूब होता है जिसका नाम वास डिफरेंस है, तो उसको करके जाते हैं। वो वास डिफरेंस जो है बाहर की तरफ निकल हुआ है, यानी रेता के साथ अटैच हुआ है, जिसकी मदद से स्पर्म बाहर निकलता है, यानी सीमन के साथ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तरफ में होता है, एक टेस्टिस से भी निकला हुआ है, दूसरे टेस्टिस से भी निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों ट्यूब को करके जाता है ताकि सीमन और स्पर्म जो है वो आपस में मिलते नहीं। जब सीमन और स्पर्म आपस में मिलते नहीं तो हमारे साथ जो है फर्टिलिटी नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से जो है हमारे साथ यानी जो मर्द हज़ार नहीं चाहता है तो उसका वासेक्टोमी करता है। ठीक है, तो अब जो हम स्पर्म पे बात करते हैं कि यार आज स्पर्म हमारे साथ क्या होता है, सीमन क्या होता है, यहाँ पर हम ये डिफरेंस ज़रूर जानेंगे।
ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारे साथ सीमन, दूसरा हमारे साथ होता है स्पर्म। ओवरऑल जो हमारे साथ दिखाई दे रहा है वो हमारे साथ जो फ्लूइड दिखाई दे रहे हैं या नेक्स्ट आई पे हम 2 देखते हैं वो हमारे साथ सीमन होता है। और दूसरा हमारे साथ होता है स्पर्म, यानी मोस्टली हमारे साथ स्पर्मेटोज़ोआ होता है। वो स्ट्रक्चर होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो मोमेंटेबल है यानी हरकत करता है, ठीक है? जो हम यानी नेक्ड आई पे नहीं देखते और जो हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मूवमेंट करता है, ये सब हमारे साथ स्पर्म है, ये हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये हमारे साथ स्पर्म है और दूसरा दूसरा जो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे साथ फ्लूइड होता है, ठीक है दोस्तों? स्पर्म जो है हमारे साथ वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, यानी टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रहा है। स्पर्म जब प्रोड्यूस हो रहा है तो एक ट्यूब होता है जैसे जो पहले हमने डिस्कस किया, जैसे हम वास डिफरेंस कहा जाता है। इस ट्यूब की मदद से यानी वास डिफरेंस की मदद से बाहर निकलता है। ये ट्यूब जो है थोड़ा इस पर हम यानी रोशनी डालेंगे कि ये ट्यूब हमारे साथ कहाँ पे होता है, कहाँ से कहाँ अटैच होते हैं, ताकि आपको जो क्लियरेंस होते हैं क्लियरिटी हो वो हो जाए, यानी आपको इसका फ़र्क मालूम हो जाए। ठीक है दोस्तों? ये ट्यूब जो है ऊपर की तरफ निकलता है, यानी ब्लैडर के पीछे से आता है और ब्लैडर के साथ एक ग्लैंड होता है और उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है? यानी ब्लैडर के आगे एक ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा के साथ ग्लैंड अटैच होता है, जिसको हम यानी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है? तो ब्लैडर के साथ एक और ग्लैंड भी अटैच होता है जिसको हम सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। यानी ये दोनों अतराफ में होता है, एक राइट और लेफ्ट दोनों तरफ में होता है ये ग्लैंड सेमिनल वेसिकल। ये जो है ऐसे एक ड्रग निकलता है, ठीक है दोस्तों? और ये हमारे साथ वास टिप्पणी के साथ शामिल हो जाता है और ये दोनों यूरेथ्रा से अटैच होता है, ठीक है? ये डायरेक्ट ब्लैडर के आगे एक ग्लैंड होता है, ठीक है? इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाता है। सेमिनल वेसिकल जो होता है हमारे साथ, ये जो एक फ्लूइड एक्सक्रीट करता है, ठीक है? ये कुछ फ्लूइड एक्सक्रीट करता है जो यूरेथ्रा के साथ शामिल होता है, और इसके साथ ये स्पर्म के साथ मिल जाता है, ठीक है दोस्तों? यानी और इसके आगे जो है एक और ग्लैंड होता है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है हमारे साथ, ये भी कुछ फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है? यानी ये ग्लैंड सिर्फ़ मेल में होता है, यानी मेल के अंदर होता है, ठीक है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एक एमसीक्यू बनता है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि मेल और फीमेल में कितना प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या आपका जवाब ये होना चाहिए कि फीमेल में कोई प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ़ मेल में होता है, वो भी एक होता है, ठीक है दोस्तों? अ और इसके साथ जब हम थोड़ा आगे की तरफ जाएँगे तो यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे एक और ग्लैंड होता है, जो यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा आगे पास होता है, पीनस के साथ अटैच होता है। तो पीनस के यानी आगे की पीछे की तरफ जो 1-2 ग्लैंड होता है, राइट लेफ्ट 2 होता है, और उसको हम बुलबुल यूरेथ्रा ग्लैंड कहा जाता है। ये भी जो है दोस्तों हमारे साथ यानी कुछ फ्लूइड एक्सक्रीट करता है, जो यानी ये तीनों ग्लैंड जो है कुछ फ्लूइड एक्सक्रीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, स्पर्म के साथ मिलता है, और ये स्पर्म के साथ इसलिए मिलता है, और स्पर्म को जो है ये ज़रूरी होता है, और जिसमें जिसमें इसके अंदर जो जितनी न्यूट्रिशन होता है वो स्पर्म के लिए ज़रूरी होते हैं, और एक का ऐसा होता है कि यानी स्पर्म को बाहर की तरफ निकालने में मदद देता है, ठीक है दोस्तों? ये बुलबुल यूरेथ्रा जो होता है ये भी कुछ एक्सक्रीशन करता है, स्पर्म के साथ मिलता है, और ये सब जो सिक्रीशन होता है ये आपस में मिलता है और बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है? इन सब सिक्रीशन को हम सीमन कहा जाता है, ठीक है? जब इन सब की कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको हम सीमन कहा जाता है। हाँ, दोस्तों हमारे साथ जो स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल प्लस यानी सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड होता है, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, प्लस बॉल यूरेथ्रा ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है, ये सब आपस में मिलकर हम इसको सीमन
कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब तक यानी ये सीमन और स्पर्म के आपस में मिलेंगे नहीं, तो हमारे साथ दोस्तों फर्टिलिटी नहीं होती। ठीक है, जो फर्टिलिटी है वो हमारे साथ फिर नहीं रहती। तो इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं दोस्तों, वो इनफर्टाइल हो जाता है। अगर की स्पर्म में कोई प्रॉब्लम हो या सीमन में फ़र्क हो जाता है, तो या ये दोनों जो है ठीक तरह से मिक्स नहीं हो पाते, तो इस वजह से दोस्तों इतने सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे साथ यानी सीमन और स्पर्म का जो डिफ़रेंस था, वो भी मैंने बता दिया आपको। क्लियर सा जो कन्फ्यूज़न था वो भी आपको मिटा दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हम बात करते हैं सिंपल कोलेक्शन की। जो सिंपल है हमारे साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। जब हम सिंपल कोलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली हम सिंपल कोलेक्शन हमारे पास यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोस्टली हमारे पास इसमें इसका ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि वो ये है कि कम से कम जो वक़्फ़ा है, उस वक़्फ़े का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी जो 3 से 5 दिन का जो वक़्फ़ा है, इस वक़्फ़े का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। और इसलिए रखना चाहिए कि स्पर्म जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। ठीक है, यानी पेशेंट जब हमारे पास आ जाता है, तो उससे हम समझाते हैं कि आप घर जाए 3 से 5 दिन 5 दिन बाद आए, लेकिन इस 3 से 5 दिन के अंदर आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका स्पर्म पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, स्पर्म की मॉर्फ़ोलॉजी और काउंट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड होता है हमारे पास, यानी मोस्टली जो नॉर्मल 3 टू 5 डेज़ होता है। ये 3 टू 5 डेज़ का टाइम जो होता है, इस वक़्फ़े का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो इस वक़्फ़े के बाद जब पेशेंट आ जाएगा, तो इससे जो सैंपल है वो उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, लैब में, या अगर लैब में वो कंपैटिबल नहीं है, यानी वो घर से भी ला सकता है। ठीक है, लेकिन घर से भी लाते हैं, तो जल्द से जल्द होना, जितनी जल्द से जल्द हो सके वो उतनी जल्द वो सैंपल लैब तक पहुँचाए। ठीक है दोस्तों, विदिन 30 मिनट जो है 30 मिनट में ला सके तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं वो लेबॉरेटरी के एटमॉस्फेयर में रिलैक्स फील नहीं करते, यानी वो कंफर्टेबल फील नहीं करते लेबॉरेटरी के एटमॉस्फेयर में। तो पेशेंट की कंडीशन को देखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसकी वजह से जो है स्ट्रेस में पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। दोस्तों, अक्सर औकात जो है स्ट्रेस की वजह से जो सीमन होता है, सीमन का क्वांटिटी होता है, सीमन की क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यानी पेशेंट से बात करें और समझाएँ उसकी, और ख़ुद भी समझने की कोशिश करें कि उसके लिए कौन-सी एनवायरनमेंट है जो है वो कंफर्टेबल है। ठीक है? वो लैब में या घर में जो है वो सिंपल अच्छे से ठीक तरह से पास करेगा। ठीक है? जहाँ पर वो ठीक तरह से सिंपल पास करता है। ठीक है? तो उससे वो वहाँ पर सिंपल को कोलेक्ट करने की डिमांड किया जाए। ठीक है दोस्तों? ताकि हमारे पास जो सीमेंट का क्वांटिटी और क्वालिटी होती है, उसकी सीमेंट में फ़र्क ना आ जाए। ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद अगर यानी ये हम देखें, तो ये जो है ज़्यादातर इस पर इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है? तो इसके बाद अगर मॉर्निंग में सिंपल लिया जाए तो काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि यानी एनालिसिस के लिए टाइम जो है ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है? तो मॉर्निंग में सिंपल आएगा, तो इनकी टाइम ठीक तरह से, तो इसकी वजह से इनका टाइम जो है ज़्यादा मिलता है, टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से इनका एनालिसिस ठीक तरह से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? और इसके अलावा जो है हम अब बात करते हैं सिंपल कोलेक्शन के बारे में, जो हमारे साथ मास्टरबेशन होता है। मास्टरबेशन हमारे साथ एक आइडियल मेथड है सीमेन प्रोड्यूस करने के लिए। यानी मास्टरबेशन का मतलब हमारे साथ हैंड फैक्टर्स जो है, यानी हैंड फैक्टर जो होता है ज़्यादातर ये उन लोगों में प्रेफ़र किया जाता है जो शादीशुदा नहीं होते। तो जो लोग शादीशुदा नहीं होते, ठीक है दोस्तों, जो लोग शादीशुदा नहीं होते, ये चीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं जानते।
तो साइकोलॉजिकली भी और मज़हबी तौर पर भी ये जो है मजबूर होते हैं, तो बाज़ वक़्त जो है यानी पेशेंट का भी मजबूरी होता है, ये सिंपल जो हमें देते हैं वो हम एक्सेप्ट कर नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और पेशेंट भी मजबूर होता है तो वो सिंपल दे देता है। अलबत्ता अगर मैरिड हो, यानी शादीशुदा हो, तो वो दोस्त जो है वो ऐसा करते हैं, वो बंदा कि वो घर जाते हैं, जाकर तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसके ज़रिए जो है वो सिंपल ला सकते हैं, ठीक है? यानी जब जिस टाइम इजैकुलेशन होगी तो उस वक़्त व्हाइट कंटेनर में ये जो है सिंपल ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक बात और याद रखना कि हमारे साथ कॉन्डम जो है इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कंडम में बाज़ औक़ात जो है इस तरह होता है कि स्पर्म जो है वो डेड हो जाता है, और स्पर्म के जो कण होता है उसकी मॉर्फ़ोलॉजी पर जो है यानी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है दोस्तों? कंडम का इस्तेमाल जो है वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो है दोस्तों, जो कंटेनर यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर इस कंटेनर का जो है ख़ास ख़्याल रखना चाहिए उस बात का कि कंटेनर जो होता है हमारे साथ वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, ठीक है? यानी पहले से डिस्पोजेबल हो। दूसरा इस बात का ख़्याल रखना हो कि सैंपल को लैब तक पहुँचाने का जो टाइम होता है वो विदिन 30 मिनट में लाना चाहिए, ठीक है? लेकिन और इस एक और बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है वो 37 रखना चाहिए, ठीक है? जो कि एक आम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, उसको बरकरार रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि यानी आपके पेशेंट आएगा, तो आपके लिए पेशेंट आ जाए तो वो सिंपल आ रहे हैं घर से, तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए 40 सेंटीग्रेड से या 44 सेंटीग्रेड से, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सीमन की जो सीमेंट जो होते हैं उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है, ठीक है? उसकी जो मॉर्फ़ोलॉजी होता है, यानी वो सीमेंट जो है वो स्पर्म जो है वो डेड हो जाता है, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है? तो अब हम फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम वॉल्यूम को देखते हैं, कलर को देखते हैं, यानी कंसिस्टेंसिटी और लिक्विफ़िकेशन पीच चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो सीमेन एनालिसिस में हम यानी ये फ़िज़िकल एनालिसिस में हम सीमेन की फ़िज़िकल एनालिसिस में ये जो है सब आते हैं, ठीक है? हाँ, इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो जो ह्यूमन सीमेन होता है दोस्तों, ये जैसे जब एजैकुलेशन होती है, तो मतलब जो एजैकुलेशन का मतलब जो सीमेन बाहर निकलता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे साथ जेली लाइक होता है, ठीक है? जेली लाइक का मतलब क्या होता है? जेली लाइक हमारे साथ यानी जिसमें क्लर्स मौजूद होते हैं, जो क्लर्स होता है, ठीक है दोस्तों? गाढ़ापन जो होता है, ठीक है? तो इसमें क्लर्स मौजूद होता है। लेकिन 5 से 20 मिनट के बाद जो है ये जब आप 37 सेंटीग्रेड पर रखते हो या किसी इनक्यूबेटर में या वाटर बाथ में, तो ये लिक्विफ़ाई फॉर्म में खुद बहुत आ जाता है, ठीक है? पहले काफ़ी ये जो है काफ़ी थिक होता है, लेकिन 5 से 20 मिनट के अंदर-अंदर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अ, अगर ये फिर भी यानी इसके बाद भी लिक्विड फॉर्म में सीमन नहीं आया, तो आपने क्या करना है कि 5 से 10 ड्रॉप जो है 0.2% अल्फ़ा हिमालयज़ डालना है, ठीक है? तो ये हमारे साथ दोस्तों एक आर्टिफ़िशियल मेथड है, यानी खुद आर्टिफ़िशियल मेथड के ज़रिए हम लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। वैसा जनरली जो है ह्यूमन का जो सीमन होता है उसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होता है, यानी नॉर्मली 5 टू 20 का जो 20 मिनट का जो टाइम होता है, इसके अंदर जो है खुद ब खुद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये आपने नोट करना है रिपोर्ट में कि ये रिपोर्ट में आपने ये देना है कि पेशेंट का जो सैंपल था वो बहुत यानी सीमन जो था वो बहुत थिक था, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा असर होता है पेशेंट पर और पेशेंट के स्पर्म पर, वॉल्यूम पर जो सीमन का होता है, वो हमारे पास यानी फिज़िकल एनालिसिस में हम चेक करेंगे, ठीक है?
नॉर्मल वॉल्यूम जो हमारे साथ होता है वो 2 to 5 ml पर एजुकुलेशन होता है। अगर 2 ml से कम हो गया तो हमारे साथ ये एबनॉर्मल वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम कम हो गया तो हमारे साथ ये सीमन एबनॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, यानी बाज़ औक़ात हमारे साथ अमाउंट कम हो जाता है, यानी कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि इसमें हमारे साथ ये जो सीमन का वॉल्यूम जो होता है वो हमारे साथ कम हो जाता है। दोस्तों वो कौन सा कंडीशन हो सकता है कि जिसमें हमारे साथ ये सीमन का वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है? यानी हमारे साथ यानी जो एज होता है, एज बढ़ जाता है, तो एज बढ़ाने के साथ भी ये सीमन का वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। यानी इस पर भी ज़्यादातर चूँकि जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर एज बढ़ रहा है तो हमारे साथ ये ज़्यादा असर डालता है यानी इस वॉल्यूम पर। जिस तरह हमने कहा कि यानी 55 से अबव एज में सेक्स कम हो जाता है, तो इस तरह सेक्स हार्मोन भी ज़्यादा इसमें यानी अमल दायर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी सेक्स हार्मोन जो है उसमें ज़्यादातर किरदार रखता है, क्योंकि सेक्स हार्मोन जो उम्र बढ़ाने के साथ कम हो जाता है। तो इसके अलावा वो लोग जो यानी अल्कोहल यूज़ करता है दोस्तों, तो इसकी वजह से भी यानी सीमन का वॉल्यूम कम हो जाता है। और ये क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अल्कोहल यूज़ करने की वजह से जो लोग शराब पीते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है उससे पीनस को वो कम हो जाता है, यानी जिसकी वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। यानी और इसका जो असर पड़ता है वो यानी सेक्स का जो इसका जो प्रोडक्शन होता है उस पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, डिप्रेशन पर अगर हम बात करें तो डिप्रेशन भी हमारे साथ बहुत बड़ी वजह है। ठीक है दोस्तों, यानी आजकल अगर हम देखें तो डिप्रेशन की वजह से ना 80 to 90% जितनी भी बीमारी है, तो इसकी वजह यानी सबका वजह जो है ये हमारे साथ यानी डिप्रेशन है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर नर्व्स हमारे साथ डैमेज हो जाए तो इसका भी असर पड़ता है। डायबिटीज़ पर हम बात करें तो डायबिटीज़ भी हमारे साथ एक वजह है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यानी सीमन के कलर पर बात करते हैं कि हमारे साथ अगर सीमन का कलर जो है वो नॉर्मल है, यानी अक्सर जो है खिलती लोगों में जो है वो आमतौर पर यानी सीमन का जो कलर होता है वो नॉर्मल होता है, वाइट होता है, और या हमारे साथ यानी वाइटिश ग्रे कलर होता है। ठीक है दोस्तों, एबनॉर्मल कलर हमारे पास यानी कौन-सा आ सकता है? हमारे साथ यानी येलो कलर आ सकता है। अगर येलो कलर का सीमन है तो बहुत ज़्यादा डार्क येलो है, तो फिर ये दोस्तों हमारे साथ यानी एबनॉर्मल सीमन है। ठीक है? और ये हमारे साथ यानी कौन-सा कंडीशन है, कौन-सा ऐसा कंडीशन है जिसमें ये आ सकता है। ठीक है दोस्तों, जब यूरिन जो हो सीमन में, यानी जब आप यूरिन का सैंपल पास करते हो तो यूरिन पास हो जाए तो इसमें सीमन आ जाता है, यानी यूरिन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जब यूरिन सीमन में आ जाए तो यानी इसकी वजह से जो है इसका कलर जो है सीमन का वो येलो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ लोगों में इन्फेक्शन होता है, यानी यूटीआई हो जाता है, तो इसकी वजह से जो यूरेथ्रा में कुछ यूरिन रह जाता है। जब सीमन पास हो जाता है तो सीमन पास होने के साथ ये यूरिन भी पास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जॉन्डिस हो जाता है, यानी हेपेटाइटिस की वजह से या अल्कोहल की वजह से हो सकता है। यानी किसी की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है, या बॉडी में यानी बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसकी वजह से सीमन का जो कलर होता है वो हमारे साथ येलो आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे साथ यानी ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया जो होता है बाज़ औक़ात यानी स्पर्म में यानी बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी यानी पस सेल जो है हमारे साथ वो आ जाए, तो पस सेल की वजह से यानी कलर जो है येलो हो जाता है। या अगर हमारे साथ यानी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से भी येलो कलर आ जाता है। अगर हमारे साथ यानी रेड ब्राउन कलर आ जाता है आता है, तो हमारे साथ इसका क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों? यानी रेड ब्राउन कलर जब हमारे साथ सीमन का आ जाता है तो हमारे साथ यानी रेड ब्लड सेल जो है वो आ रहा है सीमन में। ठीक है दोस्तों, अब कंसिस्टेंसी पर बात करते हैं कि सीमन जो है नॉर्मली बहुत यानी थिक होता है, लीवर का कंसिस्टेंसी जो होता है वो हमारे साथ यानी बहुत थिक होता है, यानी वाइट जेली लाइक होता है, यानी लिक्विड होता है। ठीक है दोस्तों, यानी एजाकुलेशन के बाद यानी 5 से 30 मिनट के अंदर ये खुद बहुत यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, फिर ये थिक नहीं रहते हैं। यानी फिर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अगर सीमन जो है हमारे साथ यानी वाटरी सीमन हो, अगर कंसिस्टेंसिटी इसका वाटरी हो, तो फिर हमारे साथ यानी दोस्तों ये एबनॉर्मेलिटी है, ये हमारे साथ एबनॉर्मल सीमन है।
बाज़ औक़ात यानी एजुकेशन के बाद यानी फ़ौरन बाद जो है अगर हमारे साथ यानी सीमन जो है वाटरी हो तो इसका वजह क्या हो सकता है? इसका वजह हमारे साथ ये होता है कि जब यानी एजुकेशन के फ़ौरन बाद सीमन वाटरी हो तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारे साथ यानी स्पर्म का जो काउंट है वो कम होगा। यानी स्पर्म जो हम काउंट करते हैं तो उसकी काउंट जो है वो हमारे साथ यानी लो होगा। यानी या ज़िंक डिफ़िशियंसी हो क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़िंक इसका डिफ़िशियंसी जो है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि कुछ लोगों में ज़िंक का डिफ़िशियंसी होता है और वो इस चीज़ का ज़्यादा है यानी ख़्याल नहीं रखता है और इनमें फिर यानी वाटर कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है दोस्तों? यानी ज़िंक की वजह से भी वाटर कंसिस्टेंसी आ सकता है, ठीक है? तो ज़िंक का कंसिस्टेंसी जब पूरा हो जाए तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाता है। अगर किसी में यानी किसी का सीमन जो है वाटरी सीमन हो एजुकेशन के फ़ौरन बाद तो वो यानी बाज़ औक़ात यानी ज़िंक का डिफ़िशियंसी हो जाता है तो इसकी वजह से भी ये आ सकता है। अब हम टेक्स्ट सीमन काज़ेज़ पर बात करते हैं दोस्तों। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसका सीमन आपने देख लिया, यानी एजुकेशन के बाद वो थिक है, तो आपने उससे 5 से यानी 30 मिनट के दे दिया और 30 मिनट के अंदर-अंदर आपने देख लिया कि वो फिर भी थिक है, यानी थिन ना रहा, तो दोस्तों आपने उसको यानी इनक्यूबेट किया या वाटर बाथ में रख दिया या इनक्यूबेटर के में रखा, ठीक है? तो फिर भी वो यानी थिन ना रहा तो ये हमारे साथ एबनॉर्मल है, ठीक है दोस्तों? तो ये किस वजह से हो सकता है? यानी डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। यानी पानी अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा नहीं पीता हो, यानी पानी कम पीता हो, तो उसके बॉडी में यानी डिहाइड्रेशन है, तो उसकी वजह से भी ये जो सीमन है, तो इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो सकती है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि पानी जो है पानी क्या करता है कि दोस्तों वो पीएच को बरकरार रखता है, यानी तो जब जो शख्स जो है पानी कम पीते हैं तो उसका यानी पीएच जो है वो बरकरार, यानी पानी हमारे साथ क्या करता है कि पीएच को बरकरार रहता है, तो इस वजह से जो शख्स यानी कम पानी पीता है तो इसकी वजह से यानी इसका सीमेंट का जो कंसिस्टेंसी जो होता है वो थिक होती है, ठीक है? यानी अगर हमारे साथ यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इसका कंसिस्टेंसी थिक होते हैं। यानी मोस्टली जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन जो हमारे साथ है, तो अगर उसकी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो जो पेशेंट का सीमन है दोस्तों वो थिक होता है, ठीक है दोस्तों? यानी थिक सीमन की वजह से यानी स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर मूवमेंट नहीं करता है। यानी वेजाइना के अंदर जब भी ज़्यादा हो जाए तो वो थिक सीमन की वजह से ये वेजाइना के अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों? ये हमारे साथ एक एबनॉर्मेलिटी है। अगर हम देखते हैं यानी इन्फेक्शन पर बात करते हैं तो इन्फेक्शन यानी हो जाता है, यानी पस सेल जो है हमारे साथ सीमन में आ रहा है, तो दोस्तों इस पस सेल की वजह से जो सीमन है बहुत थिक हो जाता है, ठीक है? यानी पस सेल की वजह से सीमन हमारे साथ थिक हो जाता है। तो इन्फेक्शन भी एक वजह है हमारे साथ, यानी दोस्तों अ, अगर हम पीच पर बात करें तो नॉर्मल पीच और सीमन का जो है हमारे साथ यानी 7.2 से लेकर 7.8 तक होता है। यानी पिच जो है हमारे साथ सीमेंट का वो अल्कलाइन होता है, अगर हाई पिच हो जाए तो हमारे साथ यानी 8 से अबव हो जाए, तो ये हमारे साथ हाई पिच है, ठीक है दोस्तों? यानी काजेज़ ऑफ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों? यानी अब हम बात करते हैं यानी लॉग काउंट जब हमारे साथ यानी हाइपोस्पर्मिया जिसको हम हाइपोस्पर्मिया कहा जाता है, यानी जब सीमन का स्पर्म का जो काउंट है वो हमारे साथ यानी लो हो जाए तो उसको हम हाइपोस्पर्मिया कहा जाते हैं। दूसरा हमारे साथ है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हमारे पास, यानी जो एक वो कंडीशन है जिस कंडीशन में जब एजैकुलेशन हो जाए, लेकिन एजैकुलेशन के बाद फिर भी आप जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोप पर आप जब देखते हैं तो आपके साथ यानी माइक्रोस्कोप पर कोई स्पर्म भी नज़र नहीं आएगा। जब आपके साथ इन स्पर्म का कोई भी मतलब स्पर्म जो है माइक्रोस्कोप पर आप ना देखें, यानी कोई भी स्पर्म आपको नज़र ना आए, तो ये हमारे साथ ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों? यानी ऐसा फिर भी हो सकता है कि यानी उसका इजैकुलेशन हो जाए, फिर इस इजैकुलेशन के बाद भी यानी उसकी सीमन में स्पर्म नहीं होता है, ठीक है दोस्तों? हाँ, यानी ये हमारे साथ में पीएच लो पर बात करते हैं, अगर पीएच लो हो जाए यानी पीएच एसिडिक हो जाए, यानी 7 से नीचे आ जाए, तो ये हमारे साथ एसिडिक पीएच है।
ठीक है। ये जो होता है वो ये किस वजह से हो सकता है, यानी हमारे साथ सीमेंट का जो पीच होता है लो हो जाए, वो किस वजह से हो सकता है। ये हमारे साथ यानी सेमिन और वेसिकल जब ब्लॉक हो जाए, ठीक है दोस्तों, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो भी स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी पर असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये अब हम यानी लिक्विफिकेशन के टाइम पर बात करें तो हमारे साथ लिक्विफिकेशन का जो टाइम है नॉर्मल पेशेंट का, वो यानी 5 से लेकर 30 मिनट के अंदर ये खुद बहुत लिक्विफाई हो जाता है। अगर ये फिर भी लिक्विफाई ना हो गया तो हमारे साथ, यानी आपको मैंने वीडियो के ये बीच में आपको बता दिया कि यानी हम आर्टिफिशियल जो प्रोसेस वो भी अप्लाई कर सकते हैं सीमेंट को लिक्विफिकेशन लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी जो अल्फा एमाइलेज अल्कलाइन 240.2% जो आपको बता दिया, यानी 5 से लेकर 10 ड्राप हम उसको फिर डालेंगे, उसकी मदद से हम उसको लिक्विफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी मैंने आपको यानी पूरा डिटेल से आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, हमेशा खुश खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूसरों को भी हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।